हाल में वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार मृणाल पांडे ने मन्नू भंडारी जी के निधन के बाद एक श्रद्धांजलि लिखी थी। एक अखबार में एक टिप्पणी की थी जिसमें कुछ उन्होंने ऐसी बातें कह दी थी जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इस टिप्पणी में कुछ जातिवाद की ध्वनि लोगों ने सुनी थी। आपको पता है कि इसके पहले मुक्तिबोध की जाति को लेकर प्रश्न खड़े किए गए और उसके पहले मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं को लेकर जाति के संदर्भ में विवाद खड़े होते रहे हैं। ये सिलसिला और भी पीछे तक जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी साहित्यकार लेखक की रचना को पढ़ते समय उसकी जाति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, या जो रचनाकार होता है वो जाति धर्म से ऊपर उठ जाता है, वो सार्वभौम हो जाता है, इसलिए उसमें इस तरह की चीज़ें देखना ठीक नहीं होगा, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि में जाना उचित नहीं होगा। आज यही मुद्दा है हमारी बातचीत का, और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ साहित्यकार वीरेंद्र यादव, वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार लेखक प्रियदर्शन और दलित लेखक संघ की अध्यक्ष, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका भी अनीता भारती। सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपकी टिप्पणी चाहिए मुझे कि क्या लेखकों की जाति पूछी जानी चाहिए। कहा जा रहा है कि जाति न पूछो लेखक की, कवि की, रचनाकार की। क्या लेखकों की जाति पूछना जानना जरूरी है? मुकेश जी, जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, मृणाल पांडे की जो का लेख मन्नू भंडारी पर था, उस मन्नू भंडारी पर लिखते हुए राजेंद्र यादव पर उन्होंने कुछ अवांछित टिप्पणी की, और वो अवांछित टिप्पणी ये थी कि राजेंद्र यादव अपने को कुछ ज्यादा ही यादव के रूप में प्रस्तुत करते थे, और दूसरा कि उच्च जातियों के प्रति उनका अनुदार रवैया था। दरअसल ये दोनों ही टिप्पणियां उनकी जो है गैर जरूरी तो थी ही, और तथ्यों से परे भी थी। कारण ये कि राजेंद्र यादव को जो है उच्च जातियों का जो आलोचना के साथ जोड़ करके देखा गया, तो समूचा परिप्रेक्ष्य उजागर होना चाहिए था। वो समूचा परिप्रेक्ष्य था सवर्णवाद और जो मंडल का जो अंतर्विरोध था, उस अंतर्विरोध को लेकर के राजेंद्र यादव ने उस दौर में काफी कुछ लेखन किया, जिसके कारण जो है जो सवर्ण मानसिकता के लोग थे वो राजेंद्र यादव के खिलाफ जो है लामबद्ध हो गए थे। जब मृणाल पांडे ने ये टिप्पणी की, वो टिप्पणी राजेंद्र यादव पर कम थी और मृणाल पांडे के सवर्ण मानस को ज्यादा उजागर कर रही थी। और सच तो ये है कि राजेंद्र यादव के साथ यादव भले ही जाति नाम जुड़ा हुआ हो, लेकिन उनकी जो सामाजिक स्थिति थी, जो सामाजिक पृष्ठभूमि, जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी, उस पारिवारिक पृष्ठभूमि में वो जो यादव जात के साथ जुड़ा हुआ पिछड़ापन है, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं था। तो एक वैचारिक हस्तक्षेप किया था राजेंद्र यादव ने अपने लेखन से, और उसका खामियाजा या उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी कि जो सवर्ण मानसिकता के लेखक थे उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां की, और मृणाल पांडे की टिप्पणी इसका एक उदाहरण है। और मृणाल पांडे जबकि स्वयं ही आरक्षण का जब आंदोलन चल रहा था, और उसी समय उन्होंने या पत्रकारों को लेकर के जब कहा गया कि मीडिया में दलित या जो है पिछड़ी पृष्ठभूमि के लेखक पत्रकार बहुत कम हैं, तो उन्होंने एक लेख लिखा था, जाति न पूछो साधु। तो एक मृणाल पांडे जो है इस तरह की टिप्पणियां करती रही हैं, और मन्नू भंडारी को श्रद्धांजलि देते हुए, मन्नू भंडारी को पर लिखते हुए, मैं समझता हूं कि राजेंद्र यादव को एक कमतर व्यक्तित्व के रूप में आंकना, ये उनका एक पक्षपातपूर्ण रवैया था, और एक धारणा उनकी जो बनी हुई थी राजेंद्र यादव के प्रति, उसको उन्होंने उजागर किया। और ये बिल्कुल सच है कि साहित्य की चर्चा में या बौद्धिक चर्चाओं में जाति के साथ जोड़ करके या उसकी पृष्ठभूमि के साथ जोड़ करके टिप्पणी करना या लिखना, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इस प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। और लेकिन यह अवचेतन है, सवर्ण मानस का अवचेतन है, जो समय समय पर उजागर होता रहता है, दलित बौद्धिकों के प्रति भी, और जो पिछड़े समाज से आए हुए प्रतिनिधि जो लेखक हैं उनके प्रति भी। भले ही
उनकी अवस्थिति वो हो या न हो। जी, जी वीरेन जी। आगे बढ़ते हैं। अनीता जी, मुझे याद आ रहा है कि हंस में मैंने अपने कॉलम में लेख लिखा था, जाति पूछ लो मीडिया की, और उसके तुरंत बाद जिस लेख का जिक्र कर रहे हैं मृणाल पांडे जी का, वो आया था जाति न पूछो साधु की। खैर, क्या मृणाल जी कुछ ज्यादा ही पांडे हो गई जब राजेंद्र यादव पर ये टिप्पणी कर रही थी? और इसके साथ में और ये सवाल भी जोड़ता हूं कि दूसरे साहित्यकारों के बारे में भी ये उनकी जाति को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को लेकर, कहानी को लेकर लंबा विवाद चला था। मुक्तिबोध को लेकर अभी हाल में एक विवाद खड़ा किया गया था, और दूसरे साहित्यकार। तो ये एक जो जाति ढूंढने का एक सिलसिला है, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या मानसिकता है, और क्या वो जरूरी है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि कई संदर्भों में वो ज़रूरी हो जाता है। जैसे अब मृणाल पांडे जी ने बोला कि राजेंद्र यादव ज़्यादा यादव थे, या उन्होंने जो उनका आर्टिकल था जाति न पूछो साधु की, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मीडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये अनिल चमड़िया और उनका ग्रुप था, जब उन्होंने कहा था कि मीडिया में दलित, मुस्लिम और वो सब ढूँढने से नहीं मिलते, तब उनका ये आर्टिकल विरोध में आया था कि तुम पत्रकारिता में भी जाति ढूँढोगे तो निष्पक्ष पत्रकारिता कैसे होगी? मतलब आप इतने बायस है कि आप मान के चल रहे हैं अगर कोई उस वर्ग से व्यक्ति आता है वो पत्रकारिता कर ही नहीं सकता निष्पक्ष। खैर, मैं ये भी मानती हूँ कि हर किसी का पक्ष होता है, और जो जिस बैकग्राउंड से होता है उसका वो पक्ष रहता ही है। तो मृणाल पांडे जो है वो अपने जो जातीय वर्चस्व के कारण या जातीय अभिजात्य के कारण वो एक पोस्ट तक पहुंची है। वहां तक दूसरे वर्गों का पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। उनके लिए एक बड़ा प्रिविलेज है कि वो उस जाति से हैं, उस परिवार से हैं, उस लगातार पीढ़ी से हैं जो लगातार उसको एक सुविधा का भोग करता आ रहा है। तो ये सही है कि कई बार हमें जाति ढूँढनी पड़ती है, लेकिन कुछ संदर्भों में मुझे लगता है कि जब हम ये देखते हैं कि कुछ लेखन बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छे से लिखा जा रहा होता है, जैसे मैं कहूँगी कि प्रेमचंद की जाति खोजना, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा, और या मैं कहूँगी मुक्तिबोध की जाति खोजना। लेकिन अगर कोई जाति की पैरवी करने लगे, जाति को ताल ठोक के बताने लगे कि मैं इस जाति का, या उस जाति के कारण अपने ही लोगों को बढ़ावा देने लगे। जैसे मैं कहूँगी कि हमारे इतिहास में ऐसी चीज़ें हैं कि तुलसीदास को बहुत आगे बढ़ाया गया, कबीर को पीछे खींचा गया। बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कि उन्होंने जो दलित वंचित तबके से जो लोग आए थे उनके साहित्य को आगे नहीं आने दिया। तब जाति खोजने की ज़रूरत पड़ती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और तब उन पर प्रहार करने की भी ज़रूरत पड़ती है, उनकी मानसिकता पर, मुझे ऐसा लगता है। जी, प्रियदर्शन जी, ये हम सब जानते हैं कि जितना भी बौद्धिक समाज है, चाहे वो एकेडमिया हो, मीडिया हो या दूसरे क्षेत्र हो, वहां पर सवर्ण जातियों का वर्चस्व है। और जब भी ये सवाल जाति का उठता है तो वो एकदम से थोड़ा हड़बड़ा जाता है, परेशान हो जाता है, और ये कहने लगता है कि यहाँ जात पात की बात मत करो। क्या उनके वर्चस्व को, वो अपना वर्चस्व को खतरा देखते हैं जब भी जाति का सवाल उठता है? तो असल में देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि जो जातिवादी न होने की घोषणा करे, आप जान लीजिए कि वो सवर्ण है, क्योंकि उसको इस जातिवाद की चुभन कभी झेलनी नहीं पड़ी। वो बड़ी सुविधा से घोषित कर सकता है कि वो जातिवादी नहीं है, लेकिन जिसने जातिवाद का चाबुक अपनी पीठ पे झेला है, जिसको कदम कदम पे इसके चलते तोहमत और अवहेलना झेलनी पड़ी है, वो कैसे खुद को कहे या ये कहे कि जाति बिल्कुल नजरअंदाज करने की चीज है। दूसरी बात, जिस अपर कास्ट की बात हम कर रहे हैं, उसके वैवाहिक विज्ञापनों को अखबारों में देख जाइए। वहां बाकायदा जातियों ही नहीं, उपजातियों में लड़कियां खोजी जा रही हैं, अंग्रेजी में उनके विज्ञापन आ रहे हैं। यानी जाति बिल्कुल सुरक्षित है, उनका कटघरा सुरक्षित है। लेखक की जाति खोजी जाए या न खोजी जाए, एक बड़ा सवाल है। ये सच है कि लेखक जब लिख रहा होता है तो कई बार वो अपने जातिगत कटघरे से बाहर आने की कोशिश करता है, आता भी है। राजेंद्र यादव का जो लेखक व्यक्तित्व है, दिलचस्प ये है कि मैं राजेंद्र यादव लेखक और राजेंद्र यादव संपादक को अलग अलग करके देखता हूं। राजेंद्र यादव का लेखक बिल्कुल मध्यवर्गीय मानस, मध्यवर्गीय चौखटे में ढला लेखक है। उनकी नई कहानियां, आंदोलन के दौर की कहानियां हो, उनके उपन्यास हो, वो कहीं से आपको लगेगा नहीं कि किसी जाति से बंधे हैं। जब वो संपादक होते हैं, जब वो शायद थोड़े वैचारिक तौर पे समृद्ध होते हैं, तब उनको लगता है कि जाति एक बड़ी अवधारणा है,
धर्म एक बड़ी अवधारणा है, स्त्रीत्व जो अस्मितावादी राजनीति है, अस्मितावादी राजनीति की गांठों को पहचानते हैं और स्त्री विमर्श या दलित विमर्श या आदिवासी विमर्श जैसी बातों को शुरू करते हैं। तो एक बात यह है। दूसरा, लेखक किसी जाति का हो न हो, वो भले जाति के कटघरों से ऊपर हो, कहीं न कहीं अवचेतन में उसकी छाप बनी रहती है, उसकी पहचान, जाति शब्द को हटा दे दुनिया भर में। और दुर्भाग्य से जो लेखक, जैसे असगर वजाहत कहीं से मुसलमान नहीं है, अपनी धार्मिक पहचान को छोड़ दें, लेकिन असगर वजाहत लिखते हैं कुछ तो उन पे अचानक हमले शुरू हो जाते हैं मुसलमान बता के उनको। और वो हमले करने वाले कौन लोग होते हैं? जो खुद को जातिवादी नहीं मानते हैं। ये जी। दुनिया भर में है। ब्लैक राइटिंग को लेकर, टोनी मॉरिसन को लेकर, चाहे ऐसे तमाम लेखकों को लेकर, उनको पढ़ने का एक नजरिया है। और मैं मानता हूं कि आलोचना में, समाजशास्त्रीय अध्ययन में जाति की पड़ताल, पहचान की पड़ताल, शिनाख्त की पड़ताल एक जरूरी उपकरण है, जिसकी मार्फत आप साहित्य के उन पक्षों को देख सकते हैं। जैसे प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद की जाति जानी जाए मुझे भी मंजूर नहीं है, लेकिन वाकई जब धर्मवीर ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि कफन में वो कैसी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर क्या प्रेमचंद दलित होते तो यही कर रहे होते। दुर्भाग्य से मुक्तिबोध वाली बहस थी, उसमें मैं शामिल हुआ और जैसे मान लिया गया कि मैं मुक्तिबोध की जाति बता खोजने निकला हूं, लेकिन सच ये है कि मुक्तिबोध के पाठ की भी एक जातिगत गुंजाइश बनती है। मैंने ऐसे ही जी। कहा कि अगर वो जिस जुलूस की बात आधी रात में की गई है, मुक्तिबोध अगर अंधेरे में की गई है, मुक्तिबोध अगर दलित होते तो क्या उसका नेतृत्व डोमा जी उस्ताद कर रहे होते? डोमा जी उस्ताद एक अचानक एक जातिवादी संज्ञा की ओर इशारा करता है। मैं मुक्तिबोध पे संदेह नहीं कर रहा हूँ। मुक्तिबोध मतलब वो थे जो बोलते थे इस दुनिया को और बेहतर, मतलब वो बेहतर, एक मेहतर चाहिए। हाँ, उसको जैसे उसको और बेहतर होना चाहिए, इस दुनिया को साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए। तो वो जो चीज है, मुक्तिबोध या प्रेमचंद, ये सब लोग अपने जातिगत कटघरों से उठे हुए लोग होंगे, लेकिन जब उनकी आलोचनात्मक पड़ताल होगी तो उन अवयवों की पहचान हमें बेहतर नतीजे निकालने में मदद करेगी, जो उनके अवचेतन से, उनकी सामाजिक, उनकी जातिगत, उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि से आए होंगे। जी। वीरेन जी, छोटी सी टिप्पणी, क्या पाठकों को ये जानना चाहिए कि फला लेखक, कवि, रचनाकार फला जाति का है, ताकि उसके साहित्य को, उसके सोच को समझने में मदद मिले? भाई बहुत जगह तो मैं बिहार में अक्सर देखता हूँ, जात पूछ ही लेते हैं, वो घुमा फिरा कर कैसे भी पूछ लेते हैं और उससे अनुमान लगा लेते हैं कि आपकी मानसिकता, आपका सोच क्या होगा। तो ये एक पूरा जो सामाजिक पृष्ठभूमि है किसी भी रचनाकार की, ये अगर सामने रहे पाठक के, तो क्या बेहतर स्थिति है? नहीं, मैं समझता हूं कि इसको दो तरह से समझाना जाना चाहिए। अगर कोई लेखन, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या कविता हो, एक वो शहरी मध्यवर्गीय कथ्य का अगर लेखन है, उसमें अगर समाज नहीं खुलता है तो कतई जरूरी नहीं है कि लेखक की जाति के साथ, लेखक की एक सामाजिक पृष्ठभूमि के साथ उसके कुछ अर्थ खुलते हों। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। हालांकि अभी प्रेमचंद का नाम लिया प्रियदर्शन ने, प्रेमचंद, राहुल सातत्यायन, बाबा नागार्जुन, इन्होंने वर्ण और वर्ग से च्युत होकर के एक लेखन किया और एक परंपरा का निर्माण किया। लेकिन आज के इस दौर में, और विशेषकर ये जो मंडल की राजनीति और मंडल की राजनीति के प्रत्युत्तर में जो एक कमंडल की राजनीति हुई, मंडल और कमंडल के दौर में हिंदी लेखन का एक बड़ा एक वर्ग और बड़ी एक धारा ऐसी थी जो अपने जाति और वर्ण में वापस लौट गई है। तो जब ग्रामीण पृष्ठभूमि में या बिहार की पृष्ठभूमि में या उत्तर प्रदेश ग्रामांचल की पृष्ठभूमि में जब सवर्ण लेखकों द्वारा लेखन किया जा रहा है, तो वह परंपरा छीण हुई है, जो परंपरा बाबा नागार्जुन ने, प्रेमचंद ने और रेणु ने निर्मित की थी। आज ये कहा जा सकता है कि बहुत से लेखक ऐसे हैं जिनका कि जातीय अवचेतन उनके लेखन में उजागर हो जाता है, उजागर हो सकता है, लेकिन ये मैं कतई नहीं मानता
कि पाठक के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन सा लेखक किस जाति का है, लेकिन कभी कभी उसके लेखन से, लेखक के लेखन से उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि का पता अवश्य चलता है। ये जी अवश्य है। जी। अनिता जी, संक्षिप्त टिप्पणी, क्या सामाजिक पृष्ठभूमि को जानते हुए पाठक उस साहित्य को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकता है? कई ऐसी चीजें छिपी हुई होती हैं बिटवीन द लाइन, बहुत सारे अर्थों में, जिसमें एक तरह सवर्णवादी मूल्य भी रोपे जाते हैं। अगर उनसे वाकिफ हो तो ज्यादा अच्छे ढंग से वो समझ सकता है। क्या ऐसा आपको लगता है? अनम्यूट कर लीजिए। मैं बिल्कुल मानती हूँ, और दलित साहित्य का तो पाठक वर्ग वही है जो आप कह रहे हैं कि एक सामाजिक पृष्ठभूमि में जब व्यक्ति लिखता है तो उस वर्ग के लोग उसको बेहतर समझ पाते हैं, क्योंकि वो उस चीज से गुजरे होते हैं। तो चाहे वो स्त्री साहित्य हो या दलित साहित्य हो, उसका अपना एक हमेशा पाठक वर्ग जो है वो वर्ग से जुड़ के ही रहा है, और वो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग, झूठन को वो लोग ज्यादा समझ पाएंगे जो उस प्रक्रिया से गुजरे हैं, जिनकी पूरी पीढ़ी जो है वो झूठन खाते बीती है, या फिर और इस तरह का दलित साहित्य, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री साहित्य हो, तो जो उत्पीड़न है, जो पीड़ा है, जो दंश है, जो है, और जो सही पाठक होता है वो पकड़ लेता है लेखक की चालाकी को, लेखक के जातीय श्रेष्ठता बोध को पकड़ लेता है, और ऐसा, और यही कारण है कि पकड़ा जा रहा है, अब पकड़ा जा रहा है जैसा भी हो। और मैं जो आपने पहला एक सवाल पूछा था, मैं मानती हूँ कि साहित्य में तो पहले से ही जाती रही है, यहाँ तो उपनामों का ही खेल रहा है, चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, और ये सब बहुत खेल रहा है इनका, शुक्ल और ये सब का। और एक धारा ये रही कि उन्हीं को सर्वोपरि रखती है, वो हर चीज में उन्हीं के कोट, उन्हीं का सब कुछ करते हैं, बाकी जो लिख रहे हैं वो उनका कहीं जिक्र भी नहीं आता। तो साहित्य में तो जाति शुरू से ही बरकरार है, और मुझे डाउट भी होता है कि टूटेगी कभी, और ये बढ़ती ही जा रही है। आज मैंने एक दयानंद पांडे जी का आर्टिकल पढ़ा था, इतना जहरीला आर्टिकल। मैं सोचती हूँ कि हम जो दलित साहित्य को कहते हैं ना कि काफी खराब लिखते हैं, उससे कहीं हद दर्जे का वो मतलब जहरीला आर्टिकल जी था, जो उसने इस तरीके से नाम ले लेकर के कि ब्राह्मणों का कितना योगदान है, कितना ये है। अब बताइए, तभी तो ये कह रहे हैं ना कि ये पैरेलल जो साहित्य चल रहा है उसकी पृष्ठभूमि यही है कि एक जी तरह के साहित्य से निकल करके जब उनको लगा हमारे मूल्य नहीं आ रहे, हमारी बात नहीं आ रही, हमारी पीड़ा नहीं आ रही, तभी लोग अपना साहित्य रचने की ओर प्रवृत्त, तभी जाति पे भी सवाल उठाए। जाति पे जी सवाल अगर सब कुछ आता है तो जाति पे सवाल भी नहीं उठता कभी। जी। तो प्रियदर्शन जी, अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में। क्या ये जो चैलेंज किया जा रहा है, चाहे दलितों की तरफ से, स्त्रियों की तरफ से, आदिवासियों की लेखकों और रचनाकारों की तरफ से, क्या मृणाल जी की प्रतिक्रिया या उनकी टिप्पणी में उसी का जवाब दिया जाने की कोशिश है? वो हड़बड़ाया हुआ है वो वर्ग या वर्ण जो इस तरह की चीजों को अभी तक ढक कर अपने को बड़ा बनाने की प्रक्रिया में लीन था? नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि जो पहले से चला आ रहा सवर्ण दंभ है, जिसमें जिसकी निगाह में यादव होने का मतलब थोड़ा अक्खड़ होना है, थोड़ा वाचाल होना है, शायद उसकी बहुत हल्के ढंग से, मतलब मृणाल जी अगर सचेत होती तो वो शायद न बोलती, लेकिन उनकी जो सहज प्रतिक्रिया है वो सामने आ गई, जो उनकी पहले से बनी धारणा है। सच ये है कि दलित आदिवासी स्त्री लेखन ने बिल्कुल सवर्ण साहित्य के लिए एक मुश्किल पैदा की है, लेकिन अभी भी उनका वर्चस्व इतना ज्यादा है। जो अनीता जी बोल रही थी कि मिश्रा जी, चतुर्वेदी जी और तिवारी जी एक सभा में बैठे हो, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वीरेंद्र यादव अगर राजेंद्र यादव का बचाव कर रहे हैं तो उनको तुरंत उनकी जाति के साथ याद कर लिया जाएगा। ये एक संकट है जो सवर्ण लेखन ने पैदा किया। दुर्भाग्य से भारत में, खासतौर पर उत्तर भारतीय समाज में, हिंदी लेखन में 95% लेखकों की जाति जानने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उनकी टाइटल में आ जाती है। थोड़ा कंफ्यूजन भले हो, लेकिन वो सवर्ण है कि पिछड़ा है कि दलित है, ये स्पष्ट हो जाता है, और उसके बाद आप उनको उसी नजरिए से पढ़ने लगते हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह को आप एक तरह से पढ़ते हैं, असगर वजाहत को आप एक तरह से पढ़ते हैं, और किसी दूसरे लेखक को दूसरी तरह से पढ़ते हैं। तो ये एक संकट है जो जी सवर्ण समाज की आलोचना पद्धति ने, उनके लेखन ने, निराला गरीब ब्राह्मण विधवा के पुत्र थे, तो ये हम लोग बचपन में किताबों में पढ़ा करते थे। तब तो जाति कोई नहीं पूछता था, कहां से चली आती थी जाति।
तो ये एक सवाल है। जी, तो सवाल हैं, लेकिन ये सवाल उठेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि रचनाकारों की सामाजिक पृष्ठभूमि कितनी महत्वपूर्ण होती है उनके लेखन में, उनके रचना धर्म में। सारे साहित्यकार, सारे रचनाकार इस सीमा को नहीं लांघ पाते हैं, और जो अवचेतन में उनके बहुत सारी चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं साहित्य में भी झलक पड़ती है। बहुत सारे लोग अपनी सावधानियों से बच भी जाते हैं। तो एक साहित्य का को पढ़ने वाले को बहुत सजग भाव से इन सब का अध्ययन करना चाहिए और रसास्वादन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।